नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रजा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में डीआरके शो के अंदर एक ऐसी शख्सियत है, बुरहानपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता, बुरहानपुर के पूर्व निगम अध्यक्ष और पूर्व सांसद अमृतलाल तारवाले के छोटे भाई मनोज तारवाला। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भैया आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी दानिश जी। भैया, पहला सवाल आपसे कि जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति का सफर बताएं। मेरा जन्म स्थान बुरहानपुर ही है, मेरी कर्मभूमि भी बुरहानपुर है और मेरी शिक्षा बीकॉम तक की है और एक वर्ष विधि का भी किया है मैंने। बाकी उसके बाद में छोड़ दिया पढ़ना और अपनी वकालत करने लग गया था। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स की वकालत करता था। उसके बाद मैंने ठेकेदारी में कदम रखा और समाज सेवा में शुरू से करते आया हूँ। जब स्कूल कॉलेज पढ़ता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो मेरे से बन पड़ा वो किया। कॉलेज और स्कूल के अंदर विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद युवा मोर्चा में आया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते लगातार लगभग 35 से 40 वर्षों से जनसेवा का कार्य निस्वार्थ भाव से करते आ रहा हूँ। मान सकते हैं ऐसा शुरुआती दौर से ही आपने जो जमीनी स्तर से राजनीति करना शुरू किया है। ऐसा मुझे भी लगता है कि वो छोटे से पद से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, इसलिए ज़मीनी स्तर पर ही काम ज़्यादा करने का अनुभव है। पूर्व निगम अध्यक्ष रहे हैं आप और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। क्या क्या उपलब्धि रही आपकी अब तक के बुरहानपुर के विकास के लिए? बुरहानपुर के विकास के लिए क्या उपलब्धि रही? सबसे पहले तो मैं मेरे परिवार को और मुझे अपने आप को इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980, उसके बाद यहाँ पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का श्रेय मेरे परिवार को गया। मेरे बड़े भाई कमल के फूल के ऊपर जीत के पहले सांसद बन के गए। बुरहानपुर नगर पालिक निगम जब से बनी तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती आ रही थी कि यहाँ पर निगम का सभापति, जिसको अपन निगम का अध्यक्ष भी बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बैठे। बाकी असफलता लग रही थी। 2015 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 16 पार्षद जीते, बाकी 32 पार्षद कांग्रेस और निर्दलीय की जीते। मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया और मेरे को भारतीय जनता पार्टी का सभापति के लिए खड़ा किया। फिर वो सौभाग्य मेरे परिवार को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर पालिका में पहला कोई सभापति बना। इस बात का सौभाग्य भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक तारवाला परिवार और मेरे बड़े भाई की तपोभूमि और तपस्या का देखते हुए मुझे वहाँ पर भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कमल का फूल खिलाने में पहली बार सफल हुआ। क्या उपलब्धि रही आपकी अब तक के? सबसे बड़ी उपलब्धि यदि गिना जाए तो हमारी 2015 की परिषद बनने के पहले यहाँ पर नगर पालिका की स्थायी बिल्डिंग नहीं थी। मेरे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के महापौर माननीय अतुल पटेल जी के द्वारा कार्यालय तो स्थापित कर दिया गया, बाकी परिषद की मीटिंग एक टेंट के अंदर ही लगाने के लिए हम मजबूर थे, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज को हमको हैंडओवर किया गया था और उसी में नगर निगम का कार्यालय चल रहा था। तो मेरी शहर हित में सबसे बड़ी कि शहर के विकास के लिए जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं और विकास की योजना बनाते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था मैंने की और परिषद का हॉल निर्माण किया। अनेकों 2015 से लगा के 2019 तक मैं पार्षद का दायित्व निभाया यहाँ पर। तो शहर के हर विकास के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया। कभी नाम की चिंता मैंने नहीं करी। परिषद का हॉल भी बनाया तो वहाँ पर मेरा नाम का पत्थर लगे, वो प्रयास मैंने नहीं किया। बाकी लोगों के दिल में मेरा नाम लिखा जाए, इस बात का प्रयास करते रहा और आज उसी का परिणाम है कि बहुमत नहीं होने के बाद भी, एक नहीं 2 बार मैं अपने पार्टी के प्रतिनिधि कम होने के बाद भी लोगों के दिल पे राज किया और 2 बार सभापति बना। और आज बुरहानपुर की जनता का जो मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है, उस आधार पर कह सकता हूँ कि उंगली पे गिनाने से उपलब्धियाँ
कोई बहुत विशेषता नहीं हो जाती, लोगों के दिल में जगह बनाने से विशेषता बहुत बड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने उपलब्धियों की बात ना करते हुए मेरी पार्टी ने जो किया है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक गिलोरी का, जिस रामायण के अंदर लिखा है कि राम को लंका जाने के लिए पुल के अंदर एक गिलोरी भी अपना योगदान दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुरहानपुर के किए गए संपूर्ण विकास के अंदर मेरा भी छोटा सा गिलोरी के जैसा रोल रहा है। आप पूर्व निगम अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। सदन के अंदर देखा जाता है हमेशा कि जो आप सदस्य होते हैं अमर्यादित शब्दों का यूज़ करते हैं। आपके कार्यकाल में वो और अभी भी जो सदन चल रही है उसके अंदर अमर्यादित जो है शब्द बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपने उस समय क्या पहल की थी और इस बार आप क्या ऐसे विशेषज्ञ इसमें अपनी राय देना चाहेंगे इसमें जिस वजह से रोका जाए? क्योंकि सदन में महिलाएं भी होती है और अभी भी जो इस बार देखा जाए तो जो सदन की अध्यक्ष है वो खुद महिला है। क्या कहेंगे आप? जब मैंने अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे प्रयास किए थे और मुझे सफलता भी मिली। नगर निगम की मीटिंग में पहले ऐसा एक वातावरण सा बना होता था कि जिसकी मर्जी जहाँ आती थी वो आके बैठ जाता था। जिस महिला प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है उसका पति परिषद की बैठक में बैठ जाता था। बाकी 9 जनवरी 2015 के लगा के 9 जनवरी 2019 के अंदर जितनी भी मीटिंगें हुई उसके अंदर कोई प्रतिनिधि आके बैठा ऐसा नहीं हुआ। जिनको जनता ने चुन के भेजा है वही बैठे। कोई सभागृह के अंदर जो हमारी टेम्पररी व्यवस्था होती थी उसके अंदर भी कोई सामान्य व्यक्ति या कोई पत्रकार या कोई दर्शक दीर्घा छोड़कर चल रही बहस के अंदर विघ्न डालने के लिए या सहयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का अपना सभागृह के अंदर हॉल में आ जाए ऐसी परमिशन नहीं थी। हॉल के अंदर आने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से परमिशन ली जाती थी। ये सारी प्रथा मेरे कार्यकाल में प्रारंभ हुई। मेरे कार्यकाल के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे समय के जनप्रतिनिधि सारे ऐसे थे कि एक ने भी कभी मुझे इस मौका नहीं दिया कि मेरे को प्रोसीडिंग में से उनके कहे गए शब्द विलोपित किए जाए। सबने मर्यादा का पालन किया और बहुत मर्यादा के साथ 5 साल तक हमारी परिषद चली। 5 साल तक 5 बजट एक ही बार की मीटिंग में पास हुए और शहर के विकास आप स्वयं देख रहे हो कि 2005 से लगा के 2023 में बात कर रहे हैं। लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना। पार्षद में जरूर हमारी कमी रही है, बाकी महापौर बना और शहर का क्या विकास हुआ और विकास के अंदर जो योगदान भारतीय जनता पार्टी का है उसमें मेरा भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। अभी जो अमर्यादित जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, एज ए पूर्व निगम अध्यक्ष आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अध्यक्ष एज ए, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि वो इन शब्दों पर रोक लगाए? मुझे ऐसा लगता है दानिश जी कि ये तो सारा निर्भर करता है जो जनप्रतिनिधि चुन के आया उसके ऊपर, और उसको रोक लगाने का अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, सदन की गरिमा सदस्यों से होती है। सदस्यों को पालन करना चाहिए कि मर्यादा के अंदर रहकर अपनी जिस चीज़ के लिए तुम मोहल्ले से वार्ड से चुन के आए हो वो समस्या रखे और उसका निदान करके जनता को सुविधा दे। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इसको जिस दिन भी परिषद की बैठक हो उस दिन परिषद के लोगों ने इसको लाइव करना चाहिए। मैं ये करता था ताकि मोहल्ले के और वार्डवासी ये देख के भेजे कि उन्होंने जो जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है वो आपके हित की कितनी बात कर रहा है, कि इस मर्यादा में कर रहा है, और आपने जो निर्णय दिया है उसको परिषद में भेजने का वो सही है या गलत है ये आकलन आप करें। तो मुझे लगता है कि जनता के डर से बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो आप बता रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते वो नहीं करेंगे और केवल विकास की ही बात करेंगे। कोई पक्ष और विपक्ष में जो नियम के अंतर्गत विरोध करना है करेंगे, बाकी किसी के द्वारा रखा गया प्रस्ताव का दूसरे पक्ष के द्वारा विरोध करना चाहिए जरूरी नहीं है। यदि शहरी हित में है तो निर्णय में सहयोग देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
आपने अपने कार्यकाल में रहते हुए बुरहानपुर को एक सभागृह दिया है इंदिरा कॉलोनी में, जो कि आज भी बना हुआ है। एज़ ए अध्यक्ष आप वहाँ पर एक बार भी बैठ नहीं पाए, जबकि आप ही ने उसको बनाया है कोरोना की वजह से। क्या कुछ मानते हैं आप इसे? नहीं, मैंने यही आपको प्रारंभ में कहा। मैंने इस बात की चिंता नहीं करी कि उसका उपयोग मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधि, वार्ड के पार्षद लोग और मेरे बाद आने वाली पीढ़ी मुझे याद करेगी, इसके लिए मैंने किया। यहाँ की सुविधा को देख के किया, न कि मेरा निजी स्वार्थ उसके अंदर लगा था। परमानंद गोविंदवाला सभागृह भी मेरे कार्यकाल में बना। अनेक को मोहल्ले में जो सामान्य वर्ग के मोहल्ले हैं, हमने सामुदायिक भवन के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया। लालबाग के अंदर एक बहुत बड़ा सभागृह दिया, यहाँ गोविंदवाला परमानंद गोविंदवाला हॉल दिया। बहुत सारे मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे से सामुदायिक भवन बनाकर बहरी मैदान के अंदर ऐसे प्रयास किए कि जो इस शहर की गंगा जमुना संस्कृति है, बिना भेदभाव से सारा विकास करने का प्रयास किया कि इसका उपयोग हो। हम उपयोग करें ये जरूरी नहीं है, हमारे शहर का सामान्य व्यक्ति इसका उपयोग करे और इस सुविधा का लाभ ले, ये हमारा प्रयास है। बुरहानपुर शहर में अधिक दिनों से, कई सालों से एक समस्या देखने में आती है कि जल भराव यहाँ पे जगह जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ जल भरा जाता है। इसको लेके क्या आपने पहल की थी अपने कार्यकाल में? आपको ध्यान होगा कि 2015 से लगा के 2019 के बीच में दो बड़ी योजनाएं आई। एक तो डस्टबिन फ्री शहर बनाने की, जो अंडरग्राउंड जो अपने यहाँ खुली नालियाँ है उसको बंद करके अंडरग्राउंड अपना ड्रेनेज का पानी निकले, एक वो योजना बड़ी आई। और एक हर घर को जल मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को कि हिंदुस्तान के अंदर मेरा अकेला एक बुरहानपुर ऐसा शहर है जहाँ दोनों योजना एक साथ लागू की गई। बाकी दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कोरोना बीच में आ जाने के कारण जो योजना 5 साल में कंप्लीट होना थी, 5-7 साल बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इस बात का मुझे अफसोस और दुख है। आपने कहा पानी भराव, भौगोलिक दृष्टि से बुरहानपुर का एक ऐसा बनावट सी हो गई है कि आधे से ज़्यादा शहर का पानी कुछ सिंधीपुरा में और कुछ शनिवार के अंदर इकट्ठा होता है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है नाला वगैरह बनाने का। अभी भी उसके अंदर वर्तमान महापौर के माध्यम से हम लोग योजना एक सबमिट की है। बहुत जल्दी सिंधीपुरा वाली जो पानी की समस्या है हल हो जाएगी। वो हल हो जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, आपके सवाल, हमारे सवाल, आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तारवाले जी। अगला सवाल भैया आपसे ये है कि अमृत फाउंडेशन आप चला रहे हैं, क्या कुछ इसकी कार्यशैली थोड़ा सा बताएं। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिससे राजनीति करने वाला व्यक्ति यदि करता है तो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं, और राजनीति पार्टी के नाते वो कार्य करने में हमको असुविधा भी होती है। इसलिए बड़े भाई अमृतलाल जी तारवाला स्वर्गीय के नाम से एक अमृत फाउंडेशन बनाया है और इसके अंदर जनसेवा का ही हम कार्य करते हैं। जैसे अभी गर्मी के दिनों में मेरे द्वारा अमृत फाउंडेशन के माध्यम से कई अनेकों जगह पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई।
बीच में यहाँ पर पूरे भारत भर के महापौर आने वाले थे, उनका सम्मेलन था। मुझे ऐसा लगा कि बुरहानपुर के अंदर जो महापुरुषों की मूर्ति है, बुरहानपुर में धूल मट्टी का शहर होने के कारण काफ़ी सारी धूल बैठ गई है और उस और किसी का ध्यान नहीं है, तो अमृत फाउंडेशन के माध्यम से शहर के स्थापित महापुरुषों की एवं विभिन्न जितनी भी मूर्तियां लगाई गई है, सारी मूर्तियों को साफ सफाई करके धोया गया। ऐसे अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे वोट की प्राप्ति या नाम की प्राप्ति नहीं, एक सच्चे तरीके से समाज की सेवा करना या मानव की सेवा करना। जैसे अभी वर्तमान में एक सुबह 1 मई से 30 मई तक छोटे बच्चों का, खिलाड़ियों का लगातार 27 वर्षों से हम गर्ल्स स्कूल जो सावित्रीबाई फुले के नाम से जाने जाती है, उसके अंदर बच्चों का एक प्रशिक्षण शिविर लगाते जो 1 माह तक चलता है। मेरा आपसे निमंत्रण है, आपसे आग्रह है कि आप एक दिन कुछ समय वहाँ दीजिए ताकि आपको भी जानकारी मिलेगी कि कैसे बच्चों के लिए हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और हर समय राजनीति के माध्यम से लाभ हो ये भावना न रखते हुए। बहुत सारी ऐसे हमारे अभी स्वतंत्रता सेनानी है या बहुत सारी ऐसी समस्या हमारे सामने आती है कि जो पार्टी के नाते अपन नहीं उठा पाते, वो अमृत फाउंडेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भाजपा इस बार बुरहानपुर विधानसभा सीट पर काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि पिछले परिणाम के अंदर जो है भाजपा हार गई थी बुरहानपुर से। क्या लगता है आपको, इस बार भाजपा अपनी जो है सीट निकाल पाएगी यहाँ से? आपने जो प्रश्न किया, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तब से लगा के अभी तक मेरे ख्याल से 4 या 5 बार हो पाया है। इसके पहले एक बार 72 में जीते थे हम, उसके बाद 92-93 में एक बार निर्दलीय जीते थे। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग था, क्योंकि उस समय ऐसा कैंडिडेट हमारे पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया था जो 4 दिन पहले तक भी पार्टी में नहीं था, इसलिए कार्यकर्ता में आक्रोश था और जो निर्दलीय व्यक्ति जीत के आया उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ। उसके बाद 2008 के बाद लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को मिला। ने कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट या जीतने वाली सीट नहीं रही। और पिछले चुनाव में जो हार हुई, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हार जाना एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते बहुत मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और कहीं ना कहीं इस हार की ऐसी टीस मेरे दिल में है कि उसका बदला लेने का वक्त 2023 में आया है। ऐसा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सोच रखता है, मुझे ऐसा एहसास और ऐसा अनुभव और महसूस भी होता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार माइनॉरिटी और युवाओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है। भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक माइनॉरिटी और युवाओं का वोट हो, इसके लिए आपकी क्या पहल है, क्या रणनीति रचेंगे आप? ये तो केंद्र की सरकार के माध्यम से प्रदेश की सरकार और केंद्र के संगठन के माध्यम से प्रदेश का संगठन और प्रदेश के संगठन के माध्यम से जिले का और जिले से लगा के बूथ का संगठन तक हम लोगों को जो निर्देश मिलते आ रहे हैं बूथ स्तर पर काम करने के, उसके अंतर्गत हर कार्यकर्ता इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत के साथ, विशेष तौर पर बुरहानपुर विधानसभा के कार्यकर्ता जो पिछली बार मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इस हार की बहुत दिल में चुभन है, वो निकालने के लिए पूरी तैयारी के साथ लगा है। और हमारा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी अनेकों अनेकों योजना ऐसी ला रही है। शिवराज जी, हमारे अभी सबसे आखिरी योजना लाडली बहना योजना, एक अनोखी योजना जो कई देश में कहीं नहीं चलती, वो ढूंढ ढांड के हमारे मामा, लोकप्रिय मामा प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी ऐसी योजना लाते हैं कि मुझे लगता है कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपके समर्थक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि भावी विधायक, क्या आप विधायक की दावेदारी भी आपने शायद की है, क्या मानते हैं चुनाव लड़ेंगे इस बार अगर पार्टी ने मौका दी तो? देखो, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी प्रस्तुत करने का कोई रोल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आशावादी तो मैं भी हूँ, अपेक्षा तो मैं भी रखता हूँ कि यदि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, और जो पार्टी उम्मीद रखती है उससे अच्छा परिणाम देने की कोशिश करूँगा। और आपने कहा कि लोग और युवा मांग कर रहे हैं, तो ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैं तो निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, और वो कहा है ना कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। मुझे लगता है ये उसी का परिणाम होगा कि शायद मेरे काम करने की शैली को, काम करने की तपस्या को देखते हुए इस बार लोगों को ऐसी उम्मीद है कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए। तो पार्टी यदि मेरे को विश्वास करेगी और पार्टी मेरे को जो निर्णय करेगी मेरे बारे में, वो करने के लिए तैयार हूँ। टिकट पार्टी से आपने टिकट की मांग की है, और अगर पार्टी आपको टिकट क्यों दे, क्या आपके अंदर, क्या आप पार्टी को ऐसा विश्वास दिलाएंगे, क्यों टिकट दे आपको पार्टी? पार्टी के अंदर मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई मांग करने की परिपाटी नहीं है, या कोई आवेदन करने का जैसा कांग्रेस में चलता है शक्ति परीक्षण वगैरह, ऐसा हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता की कार्यशैली को और उसकी क्षमता को वर्ष के 365 दिन पार्टी के वरिष्ठ लोग, प्रदेश के लोग निगाह रख के चलते हैं। और आपने एक बात और पूछी कि पार्टी ने आपको टिकट क्यों देना चाहिए। मैं मेरे मुंह से मेरे बारे में कहूँ तो उचित नहीं लगता। केवल इतना भर कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे नौजवान साथी, मेरे संगठन के लोग और मेरे अल्पसंख्यक भाई, ये सारे लोग भी इस बार इसलिए चाहते हैं कि पिछली बार निर्दलीय से जो हमारी हार हुई उसका बदला लेने के लिए, या शहर का जो विकास रुक गया उसको फिर से डबल इंजन की गति मिले, उसके लिए मेरा चाहते इसलिए है कि 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बुरहानपुर के अल्पसंख्यक वार्डों की जिम्मेदारी मुझे दी, और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक वातावरण पूरे हिंदुस्तान में बना के रखा है कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक नहीं जाते, या अल्पसंख्यक कांग्रेस का परंपरागत वोट है, उस बात को 2013 के चुनाव में मेरे शहर के अल्पसंख्यक भाइयों ने, जब मैंने निवेदन किया तो उस बात को झुठलाया। और वो पुनः बात अभी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसके अंदर फिर मेरे को अल्पसंख्यक की जवाबदारी बुरहानपुर शहर की मेरे को मिली, और फिर ये लोगों ने पाया कि यदि तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की बात रखी जाए तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बातों के ऊपर अल्पसंख्यक समाज विश्वास करता है और उनके कहने पर वोट देता है। ऐसा मेरा मानना है कि उसके अंदर मेरा भी नाम आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई लोग चाहते हैं कि जो पिछले विधानसभा के परिणाम हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से अल्पसंख्यक ने नकारा और हार का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा, तो इस बात को तोड़ने के अंदर मेरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पार्टी के हित में काम करेगा, ऐसा लगता है। इसलिए इस बात की चर्चा ज़्यादा है कि इस बार विधानसभा का टिकट के मामले में मैं भी दौड़ में हूँ, या मेरे नाम पर भी पार्टी बहुत गंभीरता से विचार कर सकती है, ऐसा लगता है। ऐसा एक और सवाल है, अगर पार्टी ने आपको टिकट दे भी दिया तो जनता आपको वोट क्यों दे? क्या जनता के बीच में आप जाएंगे, क्या विश्वास उन जनता को दिलाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि लोगों का मेरे प्रति विश्वास है। लेकिन कुछ लोगों का है। इसलिए 2013 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीती, और ये लोकसभा के उपचुनाव में भी जीती। और आपने कहा कि लोगों ने आपको वोट क्यों देना चाहिए, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से आज तक लोगों के मेरे से जो बंद पड़े, चाहे मैं नगर निगम का पार्षद रहा हो
नगर निगम का अध्यक्ष रहा हूँ या कुछ नहीं भी रहा हूँ, तो जितना बना उतना सहयोगात्मक करते हुए उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के काम करते रहा। ये लोगों की निगाह है, इसलिए लोग मुझे चाहने लगे हैं और इसी कारण मुझे लगता है कि मेरा नाम के ऊपर विचार किया जा रहा है जनता के अंदर। दूसरी बात, आपने कहा कि आप जीतने के बाद क्या करोगे। मैं तो जीतने की बात तो बाद में आएगी, मैं तो जीतने या हारने या चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, तो भी साल के 365 दिन जनता की सेवा करते रहा हूँ। बाकी यदि पार्टी ने विश्वास किया और मुझे विधायक का टिकट दिया तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी ये बंद पड़ी ताप्ती मिल को चालू कराने की। बुरहानपुर जिले के किसानों को यहाँ पे कृषि, उनके बच्चे कृषि के अंदर पढ़ सके तो कृषि विज्ञान कॉलेज खोलने की। और तीसरा, यहाँ का शहर जो ताना बाना बुनता है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा परिवार पावर लूम के अंदर लगा है, उस धंधे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके बिजली के बिल को सब्सिडी कैसे मिले, या बनने वाला कपड़ा जो महाराष्ट्र में इचलकरंजी और भिवंडी से हमको कंपटीशन करना पड़ती है, उससे कैसे आगे निकले, ये मेरे प्राथमिकता के प्रयास रहेंगे। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक है ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, इनके 5 साल की जो लगभग कार्यकाल होने वाला है, किस रूप में दिखते हैं आप? कुछ किया हो, जैसा आपने मुझसे पूछा कि कुछ उपलब्धियां बताओ या कुछ कारण बताओ जिसके दम पर आप वोट मांगोगे, या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी। ये बात यदि आप उन विधायक से पूछोगे तो मेरे ख्याल से वो निरुत्तर हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पूर्व एक टीवी का कार्यक्रम चल रहा था, सुनने वालों को देखने वालों को भी हंसी आ रही थी कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले हर घर को नल मिले और घर में जल पहुंचे, इसका प्रयास मेरे द्वारा किया गया। ये बात में कितनी सत्यता है कि मैं बुरहानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर घर को जल, हर घर को नल, इस बात की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान भर में की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने यदि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बुरहानपुर को लिया तो उसके अंदर हमारे के निर्दलीय का क्या रोल रहा, क्या रोल है। हमारे सांसद के द्वारा लाया गया काम को भी यदि वो अपना गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया है। बाकी भाई साहब, यदि इस बार वो चुनाव लड़े तो स्थिति जनता उनको स्पष्ट कर देगी कि कैसा उन्होंने जनप्रतिनिधि चुना था और क्या अपेक्षा रखी। मनोज जी, यहाँ पे एक बार और रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी दिखते रहिए बीएनसी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला। मनोज जी, अगला सवाल आपसे यह है कि सरकार तो अपनी योजनाएं बना देती है, लेकिन जमीन पे लाने का काम सांसद को होता है, विधायक का होता है। बुरहानपुर के लोगों को अनाज मिले, इसके अंदर आपकी जो भाई है पूर्व सांसद अमृतलाल तारवाला, उनका एक बड़ा रोल रहा है। थोड़ा सा उस बारे में दर्शकों को बता दीजिए। पहले कंट्रोल की, यानी ये सार्वजनिक अनाज वितरण की प्रणाली प्राइवेट लोगों को इसकी एजेंसियां दी जाती थी। 1989 के अंदर अमृतलाल जी तारवाला जब सांसद बने
और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय ये वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाने का विचार किया और बुरहानपुर में जितने भी वर्तमान में वितरण प्रणाली यानी अपन कंट्रोल की दुकानें कह सकते हैं, वो एक समूह को, एक समितियों को देने का निर्णय लिया। और मेरे वरिष्ठ भाता का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल कि हर मोहल्ले के अंदर समितियां बने और उसको कंट्रोल की दुकान मिले, और उसका संचालन व्यवस्थित हो। तो उस समय में गठित की गई दुकानें आज भी व्यवस्थित रूप से सरकार की योजना के अंतर्गत चलकर शहर के आखिरी छोर के बैठे हुए व्यक्ति जो पात्रता रखता है उसको व्यवस्थित अनाज मिले, इस बात का कार्य करने के लिए जो प्रारंभ हुआ उसके अंदर मेरे बड़े भ्राता का विशेष रोल रहा है। वो लगातार वर्तमान में 2 वर्षों से कोरोना के बाद से जो केंद्र की सरकार निःशुल्क अनाज वितरण कर रही है, उसमें हमारे ये सार्वजनिक वितरण की जो समितियां हैं, जिसको हम कंट्रोल के नाम से जानते हैं, उनका बहुत अहम भूमिका है। यानी ऊपर से लेके नीचे तक जो नियम कायदे कानून के अंतर्गत अनाज बंट रहा है उसको जनता तक पहुंचाने के अंदर जो अहम भूमिका कंट्रोल वाले निभाते हैं, वो समितियों के माध्यम से हो रहा है। तो आज सुचारू रूप से चल रहा है, वो उसके अंदर बड़ा रोल है। मनोज जी, एक सवाल और है कि क्या समस्याएं देखते हैं आप बुरहानपुर की जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है? 3 बड़ी समस्याएं बताइए। ऐसी तो बहुत सारी समस्या है जिसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। बाकी मैंने कहा कि यदि मेरे को कोई जवाबदारी मिली या मेरे को कोई ऐसा अवसर मिला कि जो अपनी बात के ऊपर अमल हो सकता, तो मैंने मेन आपको 3-4 बातें कही कि लालबाग की दृष्टि से तुम्हारी ताप्ती मिल को पुनः चालू कराना, क्योंकि वो सूत मिल प्रॉफिट में चल रही थी। और वो सपना मेरे लिए इसलिए भी है कि आपको याद होगा कि लगभग 90 के आसपास ताप्ती मिल के अंदर आग लगी थी और ताप्ती मिल नष्ट हो गई थी। उस समय केंद्र के उद्योग मंत्री शरद यादव जी को वर्तमान सांसद अमृतलाल जी तारवाला ने लाके उस मिल को पुनः चालू कराया था, जो परिवर्तित होकर अब वर्तमान में सूत मिल बन गई है और प्रॉफिट में चल रही थी। बाकी कोरोना के कारण केंद्र की सरकार ने जो नीति लगाई उसके अंतर्गत हमारी एनटीसी की ये ताप्ती मिल भी आ गई और उसको बंद कर दिया। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको पुनः जीवित किया जाए, पुनः चालू किया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाए यहाँ पर और कृषि कॉलेज खोला जाए यहाँ पर। और लूम के आज जो हमारा टेक्सटाइल ग्रुप का या लूम का प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनको आज इचलकरंजी और भिवंडी से जो और मालेगांव से कंपटीशन करना पड़ता है, और वहाँ जो लाइन की सब्सिडी या अन्य जो सुविधा है वो सारी सुविधा यहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार भी लागू करे और मिले। और प्रमुख रूप से जो मुझे लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, यहाँ के किसानों की समस्या। हमारे यहाँ का किसान बेचारा बहुत सीधा है। यहाँ पर कृषि उपज मंडी के अंदर मध्य प्रदेश सरकार का ₹1.70 मंडी टैक्स लगता है पूरे मध्य प्रदेश में, और हमसे लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर केवल 50 पैसा है। ₹1.20 सैकड़े का फर्क होने के कारण कभी एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कपास उत्पादन और कपास का गठाने बनाने के लिए बुरहानपुर 1 नंबर हुआ करता था। आज यहाँ पे सारी जीनें बंद हो गई, सारे उद्योग यहाँ से पलायन कर गए जो कृषि पर आधारित थे, क्योंकि कृषि उपज मंडी का टैक्स ज़्यादा है। तो वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो उसको कम कराया जाए और उद्योग यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर ऐसा बुरहानपुर का नाम हो कि जिसको हिंदुस्तान पुनः जान सके। मनोज जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण पहले ही हो जाना था। अब ये 5 साल को छोड़ के इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी और अभी जो है सांसद जी भाजपा के ही है। प्रदेश और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। क्या मानते हैं अभी सरकार ने काम नहीं किया? देखो, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने काम नहीं किया। सरकार ने जो काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया बुरहानपुर में। बाकी दानिश जी, यदि कोई घर
यदि सालों से बंद पड़ा है तो उसको सफाई करने में भी मिनटों का काम नहीं लगता, घंटे लगते हैं। वैसे ही आज़ादी के बाद से जो विकास बुरहानपुर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो 55-70 साल की जो समस्याएं है उसकी यदि उम्मीद करो कि 10-15 साल के अंदर हो जाए तो ये संभव नहीं है। मेरे बुरहानपुर के अंदर एक भी नहर, एक भी तालाब, कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे हमारा कृषक शासकीय पानी के ऊपर या शासकीय सुविधा के ऊपर अपने आप को बढ़ा सके, अपनी कमाई को बढ़ा सके। केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंतर्गत ही इतने सारे तालाब, इतने सारी नहरें के काम हुए और अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, कब लाइट आएगी, कब लाइट चली जाएगी। मेरा पावर लूम बुनकर बेचारा कर्मचारी रात रात भर बैठा रहता था कि जब लाइट आएगी तब मैं अपना लूम को चालू कर लूँगा। किसान रात भर जगता था कि जब लाइट आएगी मैं दौड़ के अपने खेत का मोटर का बटन दबाऊंगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने आकर, जब हम चुनाव में वोट मांगने जाते थे और लोगों को कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बोलता है वो करता है, चाहे उसके अंदर समय लग जाए, ये अलग विषय है। बाकी कितनी बड़ी समस्या 2003 के पहले की यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछो कि मध्य प्रदेश के क्या हाल थे, क्या सड़क था, क्या पानी मिलता था, क्या बिजली मिलती थी, यदि ये तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना नाम रोशन करके अन्य प्रदेशों को बेचने का बिजली प्रयास और काम किया है, तो केवल मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की दृढ़ संकल्पता के कारण किया। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी है, वैसी ही गुटबाजी अब भाजपा में भी देखने को मिल रही है। अभी किसी का स्टेटमेंट भी आया था भाजपा के नेता का कि भाजपा ही जो है अब भाजपा को हरा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा कहा है, ये आपका कहना है, मेरी जानकारी में नहीं है। फिर भी यदि उस कोई वरिष्ठ नेता ने कहा है तो जरूर कहीं ना कहीं उसको इस बात की चुभन होगी कि कांग्रेस की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, वो ना ही होना चाहिए। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि किसी भी प्रकार की आशा रखना, उम्मीद रखना, कुछ पद पाने की इच्छा रखना, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं। हर कार्यकर्ता की ये इच्छा होना चाहिए। बाकी लिए गए निर्णय के बाद उसको सर्वमान्य मानना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्राथमिकता भी होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में जैसी गुटबाजी है बुरहानपुर में भी जैसी दिख रही है, उसका सुई की नोक बराबर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असर है। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है, लिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुना जाना ये प्राथमिकता है। और जनप्रतिनिधि की भी ये प्राथमिकता है कि उसने चुन के आना चाहिए, पार्टी ने विश्वास रखा तो। बाकी उसकी ये कतई उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि बन के निजी स्वार्थ के लिए जनप्रतिनिधि बनना चाहता है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति की सेवा करना का उद्देश्य, यदि आमदा हिम्मत तुम्हारे दिमाग में है, दिल में है, तो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए कि उस सबसे पीछे और सबसे नीचे समाज में दबा हुआ व्यक्ति के आंसू पोंछने का उद्देश्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता अपनी अपेक्षा बहुत छोटी और राष्ट्र की और देश की धर्म के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से सेवा करने का उद्देश्य ही रखता है। इसलिए गुटबाजी का मैं इस बात से इनकार करता हूँ। दोनों जी, आखिरी सवाल है और थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे, मार्केट पे चल रहा है कि भाजपा के किसी बड़े नेता से बुरहानपुर की आपकी नहीं बन रही है। कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि मेरी किसी से नहीं बन रही है। मेरे सारे वरिष्ठ लोग हैं,
यहाँ का सांसद यदि वर्तमान में ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं तो वो उम्र में मेरे से छोटे हो सकते हैं, बाकी पद में बहुत बड़े हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे जी उम्र में मुझसे छोटे हैं, पद में बहुत, संगठन के पद में बहुत बड़े हैं। इसलिए मैंने उनका कोई आदेश पार्टी के हित में हुआ हो और उस बात को मैंने नकारा हो या उसके लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए हो, मुझे ऐसा याद नहीं। एक हमारी नेता बड़ी प्रदेश की वर्तमान में प्रवक्ता अर्चना चिटनीस है। ये आप जरूर इस लोग, मीडिया का लोग इस बात को तुल दे रहे हैं कि मेरी जितनी उनके साथ गतिविधियां पार्टी के माध्यम से चलती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। बाकी हमारी कटुता या हमारी द्वेषपूर्ण भावना या उनके दिल में मेरे प्रति या मेरे दिल में उनके प्रति कुछ नहीं है। ये केवल इसलिए हो रहा है कि वो पिछली 3 बार से यहाँ का प्रतिनिधित्व करती आई है। आगे 2023 के चुनाव में भी संभावित उम्मीदवार हो सकती है और मैं भी अपने आप को संभावित उम्मीदवार के रूप में जनता की आवाज़ को सुनते हुए ऐसा लगता है कि मेरा भी प्रयास होना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। तो मीडिया के मित्रों और बहुत सारे जनता के दिमाग में ये बात आती है कि ये दोनों की अनबन है या नहीं पट रही है। बाकी भारतीय जनता, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से देशभक्ति और संगठन के आदेश को मानने वाला होता है। एक बार निर्णय यदि मुझे टिकट मिला तो वो मेरा भरपूर कार्य करेगा। हर कार्यकर्ता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो या जिलाध्यक्ष हो, यदि मेरे अलावा और कोई छोटे से कार्यकर्ता को या बड़े कार्यकर्ता को पार्टी ने आदेश दिया तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ बुरहानपुर की जनता को भी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी कि पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के अंदर अहम भूमिका मनोज तारवाला की होगी। यही बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबी समय आपसे चर्चा हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका मूड दूसरी ओर जा रहा है। आप धीरे से मीठे मीठे प्रश्न पूछते पूछते तीखे प्रश्नों की ओर दानिश जी जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी 2023 के चुनाव को बहुत लंबा समय है, फिर अपन मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे। यही निवेदन के साथ नमस्कार। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, जिनसे हमने बात की है, इनसे हमने सवाल जाना है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। नमस्कार।